नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके पसंदीदा कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, हमने कॉमरेड साहब के साथ मिलकर एक सीरीज चलाई थी और उस सीरीज में हम हरियाणा के उन भूले बिसरे लोगों की बात करते हैं जिनका हरियाणा का इतिहास बनाने में भी योगदान है। लेकिन चूंकि हरियाणा में ज़्यादा दस्तावेजीकरण कभी हुआ नहीं, तो उन लोगों को एक एक करके हम भूलते चले गए और हमें पता भी नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो किस जज्बे के लोग थे। और एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें तो हल्का सा जिक्र आया भालोट गांव के चौधरी हरिराम जी का। तो कॉमरेड साहब से बात की तो कॉमरेड साहब मुस्कुराए और बोले कि इन्हीं के घर पे तो हम सबसे पहले किराए पे आए थे। तो फिर मैंने कॉमरेड साहब से अनुरोध किया कि किसी दिन हम लगे आते इन पे बात करेंगे, ताकि हमारी इन पीढ़ियों को पता चले कि हरियाणा में एक ऐसा परिवार भी था जो आज़ादी के आंदोलन में पूरा का पूरा परिवार जेल में था। संभवतः हरियाणा में ऐसा कोई और परिवार नहीं है जिसकी खुद भी, पत्नी भी और बच्चे भी जेल में गए हो। तीन पीढ़ियां गई हो। तो कॉमरेड साहब जी, चौधरी हरिराम जी तो बहुत ही अद्भुत शख्सियत थे। हैं? और आप ये देखिए कि एक बच्चा तो उनका बहुत छोटा, मतलब जेल में चला गया था, और उनकी पत्नी जो थी नांती देवी, उन्होंने जेल में ही तिरंगा लगा दिया था। जेल में तिरंगा झंडा फहरा दिया। हाँ। और उसके नाम का 6 महीने और सजा हो गई उनका। ये लाहौर की जेल में जी किया। तो खैर, जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में शायद ऐसा और परिवार कोई स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है शायद देश में ही ना हो। कि भी घर पे ताला लगा के पूरा परिवार, एक मतलब हरिराम जी अलग से जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और उनकी माताजी और पत्नी, उनके साथ 2 बच्चे, एक 6 साल का और एक 3 साल का, कर्ण सिंह और भगत सिंह, वो भी साथ में जेल में गए। घर पे ताला, फसल बर्बाद हो गई, औने पौने दामों में पशु जो पड़ोसियों ने उनको बेचना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है अपने आप में जी। इसलिए मेरे को लगा शायद और कहीं नहीं हो, हमारी जानकारी का अभाव हो सकता है, हम ये नहीं कहते। लेकिन आप ये बताइए कि माँ भी, पत्नी भी, खुद भी और 2 पोते, और जेलों में तंग तो करते ही थे। एक तो प्री मैच्योर डिलीवरी जेल में हुई, बेटी, उनकी पत्नी को बेटी, वो 8-9 दिन के बाद डेथ हो गई। ये सारा जो मसला है के ऊपर जब आप ध्यान देते हैं, तो हरियाणा में आमतौर पर जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर था, वास्तव में उतना कमजोर नहीं था जितना प्रचार है। ये बात ठीक है कि हम पंजाब थे खुद, और अब जो पंजाब का हिस्सा है, पंजाबी भाषी कह लो, उसकी तुलना में कमजोर हो सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन खुद में इतना कमजोर नहीं है। ये जो पुस्तक पढ़ी, जब पता चला, राम सिंह जाखड़ जी खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान, ये लिखी पुस्तक, और ये पूरी पुस्तक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनके विवरण INA के भी मिला के पूरी पुस्तक में वही है, और इतनी पतली भी नहीं है पुस्तक के भी। तो ये इतने नाम निश्चित रूप से ये तो है ही ना जो उन्होंने डाला। अब आप देखो कि 445 पेज की पुस्तक है। इसमें
वो फिर हरिराम जी का संदर्भ ढूंढा हमने, और भी कई ढूंढे उन लोगों के नाम जिनको संयोगवश हम जानते थे या हमारा किसी न किसी रूप में परिचय हुआ था। तो हरिराम जी का जब ये पता चला, हम जब इनके घर में किराए पे बैठने गए तब नहीं मालूम था। अच्छा। वहां जाने के बाद पता चला। लेकिन ये पहला किराए का मकान नहीं था, हमारा दूसरा था। अच्छा। जब रोहतक से हम रोहतक आ गए हिसार से, जगमती की यूनिवर्सिटी में सर्विस लग गई, तो एक कमरे की जरूरत थी, बेटी छोटी हमारे साथ। किसी ने एक मकान बताया कि इसमें आप ले लेना कमरा, ये आदमी ठीक है। हम गए उसमें, वो बोले ये तो मकान तो हमारा पूरा बना ही नहीं, जितना बन पाया उतने में हम खुद रहते हैं। ये पीछे जो है वो पशु वगैरह के बांधने के या तूड़ी वगैरह डालने के ये 2 कमरे ओबरे से नहीं बना देते पीछे, अब इसमें थोड़ी आप रह सकते हो। हमने कहा हम इसी में रह लेंगे। अच्छा। उनमें बैठ गए हम, बहुत अच्छे थे, लगाव हमारे साथ उनका हो गया। लेकिन उनको ये चिंता लग गई कि भाई ये जो इतने भले आदमी हैं, इनका प्लॉट तो है रोहतक में, तो अगर ये ज्यादा यहीं दिल लग गया तो इनका घर नहीं बनेगा। तो वो एक दिन कहने लगे हमें कि जी हम आपको घर से निकालेंगे। हमने कहा कि आपके निकालने से तो हम नहीं निकलेंगे, अब तो हमारा ही घर है ये। बोले नहीं, ऐसे तो आपका बनेगा ही नहीं, जब प्लाट है तो आप क्यों नहीं बनाते। हमने कहा चलो अच्छी बात है, अभी तो उनकी सर्विस लगी है, 1-2 साल तो होने दो। खैर वो फिर प्लॉट के बिल्कुल साथ वाला मकान, यूं दीवार लगती थी, उसमें एक कमरा ऊपर मिल गया। और उसकी खिड़की इधर हमारे प्लॉट की तरफ खुलती थी, पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, वो पक्षी ही जगाते थे सवेरे हमें जब बोलते थे पीपल पे। वो हमने ले लिया और वो घर हरिराम जी का था, बालोट के जो। और फिर वहां जाने के बाद पता चला कि उनका बेटा कर्ण सिंह, जो परिवार वहां रहता था उनका, कर्ण सिंह जी का, वो जेल में ही पैदा हुए थे हरिराम जी, और उनकी माता जी और पत्नी जेल में थे। तब हमें ये पता चला कि कितने बड़े आदमी के पास रहने का हमें ये अवसर मिला है। और वो देखने से ऐसे नहीं लगते थे, अपनी खुद की बात कभी करते भी नहीं थे, नहीं करते थे ना, और बड़े सादगी वाले थे। और वहां रहते हुए हमें बड़ा संरक्षण महसूस होता था, जैसे कोई संरक्षक है। और उनका हमारे साथ इसलिए भी ज्यादा लगाव हो गया क्योंकि हम भी समाज का काम करते थे, सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, तो वो हमें पसंद करते। खुद भी वो समाज सुधारक थे। वैसे तो वो मतलब ग्राम सेवक थे, पंचायत सेक्रेटरी बन गए। वो 1952-57 के आसपास लगे थे ग्राम। हाँ। तो खुद वो गांव में जब थे सक्रिय, तो सामाजिक कार्य करते थे, जातिवाद के विरुद्ध। उनका गांव ने बहिष्कार भी कर दिया था, इसी बात पे बहिष्कार किया कि उन्होंने दलित परिवारों को अपने घर खाने पे बुलाया, खुद उनके घर खाने चले गए। छुआछूत तोड़ने के मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा, जिसको राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम कहते हैं, उसके अंदर ये समाज सुधार के कार्य को साथ साथ चलाना एक अनिवार्य बात थी। बिल्कुल, आप कहीं भी उसको देख लो, उससे उनको समाज से ताकत मिलती थी ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ सके। और उन्होंने अपने वहां और आसपास ये जो हिंदू मुस्लिम का फसाद बाद में बना जिस तरीके से, वो नहीं होने दिया जी। तो ये एक बैकग्राउंड है। लेकिन जो जहाँ से बात शुरू की
3 पीढ़ी जेल में ताला लगा के चली जाए, ऐसा भी नहीं कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया हो। हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने यही रोहतक में प्रदर्शन किया उन्होंने, रोहतक में प्रदर्शन और किया, सिविल कोर्ट्स मंडी को से। घेर रहे थे वो। हाँ, और वॉलंटरी उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते थे 1941-42 में भारत छोड़ो में। उसमें होता ये था कि लिख के देना पड़ता था, प्रशासन को इतला दे देते, फला फला आदमी इतनी तारीख को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके गिरफ्तारी देंगे। तो जो भी पुलिस वुलिस की फोर्स वहां आ जाती थी और गांव वाले उनका जुलूस ऐसे सम्मान में निकालते थे और पुलिस उनको ले जाती थी। तो ये गिरफ्तारी दी हुई गिरफ्तारी थी, ये देखो ना कमाल की बात। लेकिन आश्चर्य जो दूसरा है वो ये है कि उनकी इस तरीके की कुर्बानी की पहचान सार्वजनिक रूप से हमारे समाज में नहीं है। ये दुख की बात है, लोग नहीं जानते हैं। ये पुस्तक में भी उल्लेख जरूर है लेकिन उतना नहीं है, उतना नहीं। उनके गांव के लोग भी अभी तक नहीं जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ। और ये तो जब अपनी बात हुई कि भाई हमें बात करनी चाहिए ऐसे लोगों के बारे में, तो इनका एक बेटा अभी है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश। अब वो भगत सिंह नाम रखा बेटे का, एक का जयप्रकाश नारायण, जो उस टाइम सोशलिस्ट लीडर बहुत बड़े, जेपी जिनको कहते थे, वो कर्नल है, कर्नल जेपी नारायण। वो रोहतक में रहते हैं। अच्छा, तो आपने उनका फोन नंबर उपलब्ध, मैंने किसी दिन लिया था उनका कि उनसे बात करेंगे, तो फोन किया और मैं पिछले हफ्ते गया मिलने, तो तब पता चला उनसे तो मिलते रहे लेकिन बाय चांस ये नाम का नहीं ध्यान था और ये नहीं पता था कि हरिराम जी के बेटे हैं। तो उन्होंने फिर ये दैनिक ट्रिब्यून का एक पेज छपा हुआ, उनका आर्टिकल छपा 1995 का 7 मई, यानी 30 साल पहले का लगा लो, ये अखबार है। इसमें बहुत रोचक प्रसंग भी है। हाँ हाँ। चौधरी लालचंद फोगाट जी उन्हीं के गांव के थे। हाँ हाँ। और वो राय बहादुर थे। तो एक दिन इनको पता चल गया कि ये पढ़ते ही थे तब, चौधरी साहब हरिराम जी, इनको पता लग गया कि गवर्नर आ रहा है लालचंद फोगाट जी के घर पे। हाँ। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का। हाँ। और उनका पूरा प्रोटोकॉल था, वो अंग्रेजों की सरकार थी। तो इन्होंने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उनका विरोध करने का वो प्लान बना लिया। वो पुलिस को कहीं से भनक लगी तो इनको पूरा दिन उन्होंने नजरबंद रखा। तो ये वो पहला इनका वो था जीवन का अटेम्प्ट कि इतने बड़े आदमी जो उस समय की सरकारें और पूरा तामझाम था, उसका विरोध करने की भी हिम्मत गांव में एक सामान्य परिवार के युवा में थी। हाँ हाँ। और ये जो आप गवर्नर के आने की बात बता रहे हो, ये ना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करते थे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, अलग अलग गांव में जन जागरण करने के लिए। और वो जो उस टाइम जो कांग्रेस थी वो उस तरह केवल पार्टी नहीं थी, वो एक आंदोलन था, जन आंदोलन। और उसमें कई तरह की धाराएं थी। कांग्रेस तो थी, फिर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी थी, सीएसपी, वो सोशलिस्ट विचारों के। फिर कम्युनिस्ट पार्टी थी, फिर व्यक्तिगत क्रांतिकारियों के समूह थे, भगत सिंह के और उनके ना। तो वो लोग आपस में तालमेल बहुत था। और उन आंदोलनों में मैं ये किताब भी जब पढ़ रहा था तो इनके साथ हरिराम जी, राम सिंह जाखड़ जी, इन्होंने जो विवरण दिया है उसमें कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जब टीकाराम सुखन जो है वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए हरियाणा के, उन्होंने तकरीर की। यहाँ एक बड़ा जलसा हुआ था जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जाने माने समाजवादी नेता, वो आए थे। वह टीकाराम सुखन भी बोले, मांगेराम वत्स थे, वो भी कम्युनिस्ट थे, क्षमादत्त थे, फिर बलदेव मित्र बिजली नाम से एक, उनके ये नाम उन्होंने उसमें लिख रखे। वो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गांव में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करते थे
तो कांग्रेस का विरोध भी था गांव में उसी समय पर, जो इनको झेलना पड़ा। तो ये जो आसोदा गांव में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहां इनको इजाजत नहीं दी गवर्नमेंट ने। और वो यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो इन्होंने नहीं दी, तो उसका निषेधाज्ञा करने का निर्णय ले लिया, रोज आएंगे बैठेंगे। तो गांव के लोगों में हमदर्दी तो थी, लेकिन एक हिस्सा छोटा विरोध में था और वो हिंसा पर उतर आया। तो हरिराम जी को भी चोट लगी जब इनके ऊपर हमला हुआ ना। हाँ, तो मेरे को फिर जब ये पढ़ा ना, इसके अंदर जो लिखा, तब मेरे को पता चला बाबू मूलचंद जैन जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और इमरजेंसी में हिसार जेल में वो बंद थे, हमारे साथ आ गए ट्रांसफर होके करनाल से। करनाल के जाने माने एडवोकेट थे, स्वतंत्रता से। अभी भी घर है वहाँ पे, बाहर लिखा हुआ अभी है, वो बाबू मूलचंद जैन का घर है, वहां देखा हुआ है मेरा। तो बाद में वित्त मंत्री भी बने चौधरी देवीलाल की सरकार में। तो जेल के अंदर एक दिन मैं उनको ये पूछने लगा उत्सुकता के चलते हुए, मैंने कहा सर आप जब आंदोलन करते थे आजादी के तो किस तरीके के हालात थे, आप तो हमारे इलाके में भी आए होंगे इधर। तो वो मेरे को बोले तेरा इलाका बहुत खराब है। मैंने कहा कैसे जी? बोले उन्होंने ना नीचे सिर करके यूं दिखाया मेरे को, बोले निशान देख रहे हो मेरे सिर में? मैंने कहा हाँ जी। बोले आसवदे में गडासा लग गया था। और वो बात फिर इनके बारे में पढ़ी, आसवदे में ही उसी समय इनको भी चोटें आई थी, मतलब तो वो उनको झेलना पड़ा था। तो खैर मैं ये इस संदर्भ में ये बता रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें, अब ये तो पुरानी किताब है, जब मतलब कितने 25 साल हुए थे आजादी के तब की छपी हुई है। और शायद सरकार ने भी कहा होगा, उन्होंने मेहनत बहुत करी है जी जाखड़ साहब ने। वो लडायण गांव है एक यहाँ पे, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के थे जी। अब वो तो आपके पड़ोस में थे वो भी डीआर चौधरी के सामने वाले घर में थे। तो उनके यहाँ तो रोज ही आना जाना। तो तब बाद में वो गुजर गए, तो उनकी पत्नी है जो वो मिलती रहती हैं, वो भी बहुत हौसले वाली महिला है। तो खैर हम ये बात कर रहे थे इनकी, तो वहां पता ये चला फिर कि ये कर्ण सिंह जी जेल में, तब ये नहीं ध्यान था भगत सिंह भी दूसरे बेटे भी वहीं पे। बाद में खैर वो उन्होंने वो मकान बेच दिया, और जिन्होंने खरीदा था वो भी बहुत ही भले आदमी थे। जब वो रजिस्ट्री करवाने जा रहे थे तो मैंने उनको ये कहा, खरीदार को हमने कहा जी हम खाली कर देते हैं आपका मकान। बोले खाली क्यों कर दोगे? मैंने कहा जी समेत किराए के थोड़ी कोई खरीदता है घर। बोले हम खरीदेंगे, आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। तो बैठे रहे जी, लोग भी हैरानी कर रहे थे, भाई देखो रजिस्ट्री समेत किराएदार के करवा रहे। बाद में हम कहने लगे कि हम अपना भी बनाएंगे, शुरू करेंगे, तो घर से भी कोई आएगा, ये छोटा पड़ता है एक कमरा। वो बोले एक और खाली कर देंगे हम कमरा आपके लिए, पर ऐसे नहीं जाने देंगे। खैर एक और कर दिया उन्होंने। तो मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा था कि रोहतक के आसपास का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो वातावरण है, उस बहुत सारे लोग जानते हैं, पढ़ाते नहीं स्कूलों में कॉलेजों में, बताओ। और मेरे को तो इतना अफसोस हुआ, यहाँ एक ना स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बना रखा है यूनिवर्सिटी में, उसमें हरिराम जी का उल्लेख ही नहीं है, ना तस्वीर लगा रखी और ना लिख रखा। बहुत लोगों का नहीं है, वैद लेखराज जी का है यहाँ पे। वैद लेखराम का तो यहाँ कहाँ होगा? मेरे को तो जब इनका नहीं लिखा
बहुत कम लोगों को पता है जी कि रोहतक में जो क्रांतिकारियों की बम फैक्ट्री होती थी। चौधरी रणबीर सिंह जो थे भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी, उनको उनसे भी ये सीनियर थे और उनको प्रभावित करने में हरिराम जी की भूमिका है और उनके परिवार वाले बहुत मानते थे इनको, ये मेरे को पता है। लेकिन कितनी खराब बात है कि आप एक संग्रहालय बना रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियों रिसर्च नहीं करी, परिवार का नाम एक दिन देखेंगे चल के, नहीं है तो देखो ये बहुत गलत लगवाएंगे और करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि भी कोई नहीं लिखेगा। तो खैर वैद लेखराम वो व्यक्ति हैं जो यहाँ रोहतक में वैदगिरी करते थे, आयुर्वेदिक का कोर्स कर रखा था बाकायदा जी। लेकिन वो यहाँ वैदगिरी करने नहीं आए थे, वो तो एक पर्दा था, बम बनाते थे, पर्दे के पीछे बम बनाने का काम करते। भगत सिंह के जो साथी हैं यशपाल, उनकी पुस्तक है सिंहावलोकन और संस्मृतियां, 2 किताबें जी उनकी। संस्मृतियां शिव वर्मा की है, अच्छा, वो यशपाल की है। उसमें इस बात का उल्लेख है वैद लेखराम जी का, पंडित जी। और साथ में ही कॉमरेड लक्ष्मण जैन, लक्ष्मण दास जैन, वो रोहतक के ही थे। अपने जो जैन साहब हैं शांति प्रकाश जैन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पिताजी। अच्छा। तो उनका भी बहुत समय के बाद एक बोर्ड लगा पार्क के ऊपर, माता दरवाजे से आगे जी, कॉमरेड लक्ष्मण दास पार्क। लेकिन बस अब ना ही बताएं तो ठीक है, उसके नीचे कूड़े का ढेर डलता है। तो कम से कम वहां तो साफ सुथरा सा एक आध छोटे छोटे पेड़ फूल पौधे लगाते, तो उसको भी देखना पड़ेगा। आप उसको करेंगे कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, लोगों के सहयोग से सफाई से कोई करवा के। तो कॉमरेड लक्ष्मण दास जो थे, कहते हैं उनके घर ये फैक्ट्री थी और लेखराम वैद जो थे वो ढींगसरा गांव के थे, फतेहाबाद में गांव हिसार में रहते थे। जब मैं हिसार में पढ़ता था जी, तब उनके बारे में सुनते थे कि वो इलाइट सिनेमा के आसपास कहीं रहते थे। और बड़े बड़े बाल थे उनके। हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए चुप रहने वाला, जो चुप रहते थे जी, ये पता चल गया कि वो भगत सिंह के साथी थे। तो ये इलाइट सिनेमा से आगे ठंडी सड़क की तरफ जाते हैं, स्टेशन के इधर एक बिल्कुल छोटी सी दुकान, पता नहीं वो वहां क्यों रहते थे यार, और बोलते नहीं थे। बड़े बड़े बाल ऐसे बड़े हुए, दाढ़ी भी ऐसे ना उबड़ खाबड़ सी, और यूं कपड़े तो चुप। हम दुआ सलाम जाते हुए करते, बोलते नहीं थे ऐसे कर वो। और हमारी कोशिश ये होती थी भाई वो हमारे से मिल ले, कुछ बात बताए, तो वो नहीं बताते थे। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी एक घटनाक्रम छिपा हुआ है। ये लॉर्ड इरविन जो थे वायसराय भारत के वायसराय, तो ये लगा लो ना भाई सबसे बड़े ब्रिटिश उसमें बम फेंक दिए के लीडर। उनकी जो ट्रेन थी वहां से गुजरनी थी। ये 23 दिसंबर 1929 की बात है और ये भगत सिंह के ग्रुप था ये, मतलब। तो पुराने किले से इन 2 लोगों ने वो यहाँ के बने हुए बम रोहतक के उस ट्रेन के नीचे लगा दिए और एक्सप्लोड कर दिए। वायसराय इरविन बच गए और 2 डब्बे गाड़ी के उड़ गए, पर चांस कुछ सेकंड का शायद वो फर्क रह गया। वायसराय की ट्रेन को उड़ाना, अब जिन लोगों ने ये किया पूरी दुनिया में था, मच जाता। और आप ये लगाओ उसके बाद कितना दमन किया होगा उन्होंने इन बंदों को ढूंढने के लिए। और वैद लेखराम यहां से चले गए
अंडरग्राउंड हो गए और किसी नाम से किसी और शहर में रहने लगे। मैं अभी एक किताब और पढ़ रहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो किसी क्रांतिकारी की संगतियां थी। हाँ, उसमें उसने लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद को पैसे की जरूरत थी संगठन चलाने के लिए, तो एक लाला जी थे दिल्ली में, और लाला जी का सोने और चांदी का काम था, तो उन्होंने उनको संदेशा भिजवाया कि भाई को थोड़ा सा चंदा दे दो। हाँ, हाँ, उन्होंने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, तो पत्र का जवाब नहीं दिया तो आजाद ने सोचा कि लाला पे तो बहुत है, उन्होंने उन्हीं के घर डकैती मार दी। हाँ, और जो डकैती मारने के बाद उस लाला ने तो कंप्लेंट ही नहीं करी हाँ, पुलिस को, पुलिस आई, बोला मेरे तो डकैती ही नहीं हुई। तो उस जो गाड़ी था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो लेखराम जी थे। अब देखो, तो जब वो नहीं बोले कार तैयार रखी है, वो हम आएंगे, तो उन्हें स्टार्ट कर, उसका ड्राइविंग उन्होंने की थी। उसमें अभी कौन सी किताब है मेरे ध्यान नहीं आ रही, अभी मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी। और उसी किस्से में एक ये भी बात आती है कि वो जो जेवर उसके सुनार के घर जहाँ डाका मारा था, वो महिला के जो उतारे थे जेवर वो वापस दे दिए। वापस दे दिए, क्या आपके नहीं लेंगे? हाँ, वो महिलाओं ने पता लग गया क्रांतिकारी हैं ये, हाँ, हाँ, तो खुद ही उतार के दे दिए। तो वो बोले आपका नहीं चाहिए, महिला बोले आपके नहीं लेंगे। हाँ। हाँ, देखो कमाल ये। अच्छा, लेखराम जी जो नहीं बोलते थे, तो हम अफवाह तो उड़ी हुई होती है ना, फिर भगत सिंह का साथी है ये, याद है बम बनाता था रोहतक। उनके तो सच बताऊं तो दर्शन भी पवित्र थे, जिसने भी किए होंगे। हम तो करते ही थे, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जिस आदमी की किताबें पढ़ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके साथी रहे होंगे। उस रोड से गुजरते हुए, जैसे शिव वर्मा जी से अगर कोई मिला हो, हाँ, तो वो अपने आप में ही एक हमें तो अवसर मिला उनसे भी कोई यशपाल जी से मिला हो जैसे कोई, हाँ, तो वो जीवन के दुर्लभ क्षण होते हैं। तो लेखराम जी जो थे ना, वो बाद में खैर 1990 में उनकी डेथ हुई। एक संतराम जोशी HCS ऑफिसर हुए हरियाणा के सिरसा में, वो उनके अडॉप्टेड सन थे, गोद ले रखा था उनको, 90 में डेथ हो गई। तो हमारे बीच में ना यूं प्रचार होता था कि भाई इनको ना चुप रहने का निर्देश दिया हुआ है भगत सिंह ने, ताकि कभी पकड़े जाए तो वो बात खुलनी नहीं चाहिए कि कहाँ बम बने थे, तो ये तभी से चुप रहते। ऐसी ऐसी प्रभाव डालने वाली बातें अपने को सुनने को मिलती थी, मतलब। तो चलो, ये तो खुशकिस्मती है कि कम से कम इस काम में जो हम कर रहे हैं प्रेरणा उस पीढ़ी से मिली जो खुद उसमें शामिल। और अच्छा लगता है कि कम से कम हम अपने उन बुजुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं जिसको इस पीढ़ी को जानना चाहिए। हाँ। कैसे कैसे लोग हुए हैं। और आप ये देखो कि हरिराम जी ने उस समय जब आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, वो बहुत ही, मतलब वो दौर थे जी, पैसे वैसे नीतते थे ना। और उस दौर में उनके डांगर ढोल बिक जाना, जेल चले जाना पूरे परिवार का, अपने आप में एक मिसाल है। और खास बात देखो इस सरकारों की, जो इन्होंने जो किया, चौधरी साहब को और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता सेनानी ये मनवाने में भी बहुत, मतलब बस टाइम लग गया है। हाँ। अच्छा, वो मतलब सियालकोट जेल में भी रहे जी, और बल्कि ये लाहौर जेल में रहा इनका परिवार अलग से। ये भी नहीं कि कई बार तो होता ना भाई कि साथ थे इसलिए चले गए, ऐसे नहीं। वो अपने अधिकार की तरह से वो स्वतंत्रता सेनानी थी, माँ और बेटी भी, और बेटे भी जो उस टाइम 3-3 साल के जेल में चले गए थे। ये मामूली बात नहीं है। और वो हमारी बेटी जब स्कूल से आती थी, एक दिन हरिराम जी बोले, हमें चिंता नहीं रहती थी भाई दादा घर में है तो बच्ची आ जाए, कोई बात नहीं। मेरे को बताने लगे कि कोई आदमी पूछने आया था आपको मिलने वाला। वो कहा फिर क्या हुआ? बोले ये अखिला से पूछने लगा मम्मी पापा कहाँ है। बोली पापा जेल में, मम्मी यूनिवर्सिटी में। तो मतलब तो वो बोले कि ये तो हमारे परिवार की तरह जेल में जाना भी एक मामूली सा बात, सामान्य चीज इसने लगा रखी है, इसलिए बता दिया है कि सेंटेंस में दोनों।
हम 3 हफ्ते यहाँ रहे थे रोहतक वाली जेल में, ये तब की बात है। ये मिड टाउन पार्क है ना, बस स्टैंड के सामने ये जेल थी। यहीं पे जो कैरो के जो वो थे ना, उनको फांसी की सजा भी हुई यहीं पे रोहतक ही हुई थी जेल। तो वो पेड़ बड़े वाले पेड़ यूं के यूं है। उधर से जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे ध्यान आ जाते हैं पेड़, आपको याद आ जाते हैं। ये भी पता है कुछों के नीचे क्लास लेता था मैं। वो जो साथ में मजदूर गए हुए थे ना, उनकी क्लास लगाते थे, पढ़ाते थे, तो वो बात याद आ जाती है। खैर वो बाबूजी जो थे हरिराम जी, वो इसलिए ज्यादा मतलब लगाव और प्यार करते थे। उनको ये लगता था कि भाई हम जो काम छोड़ा उसी को आगे बढ़ा रहे। बढ़िया जी, देखो इस बहाने आपने उनको याद तो क्या करना है, उनको याद दिलवाने की कोशिश है बस ये। हाँ हाँ, है ना। तो ये दूसरी मेरे को एक चीज और भी महसूस हुई, उनका तो फोटो मैं ले आया, वो जो उनके घर में लगा हुआ था, अपने कैमरे से खींच लाया जी। लेकिन उनकी पत्नी और माँ का जो फोटो था वो ब्लैक एंड व्हाइट सा एक, जो इस तस्वीर में लगा हुआ है, इस तस्वीर में है। लगा नहीं लगा तो दोगे आप, लेकिन ये ना बहुत ही धुंधला है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक काम हो सकता है, हरिराम जी का भी जो फोटो मिला है वो तो पेंटिंग बनाई वो दिखा देंगे। तो इनका भी आप अगर दिखा देंगे, नानती देवी जी का जी, तो शक्ति सिंह अलावत अपने वो बना सकते हैं। बना देंगे जी, इतना देखने के बाद तो वो आराम से बना देंगे, कलाकार उनके पास चल पड़ेंगे, ये दिखा देंगे उनको। ठीक है। तो इनके होने चाहिए ये जरूर तस्वीरें हमारे सामने, और लेखन में भी कहीं ना कहीं वो चीज आएंगे। अभी ये इनका शायद दिसंबर में कभी गिरफ्तार हुए थे, तो कोशिश करेंगे एक आर्टिकल दोबारा से। हाँ, अभी डेट देख लेना इसमें। तो कोई ऐसा सभी प्रयत्न इकट्ठे होके सभी लोग प्रयास करेंगे तब जा। एक इसका और भी मेरे को प्रासंगिकता लग रही है जी, ये रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि वो जिस आजादी को वो लाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी ना, आज वो फिर से खतरे में। ये भी एक कारण है कि उनकी जो है ना, बस फर्क इतना है जी, उस समय तो लोगों को पता था कि आजादी मिलेगी, हम गुलाम। अभी ना पता नहीं, अभी ये दौर अलग है जी। हाँ, इसलिए जरूरी है कि उनकी रिवाइव होनी चाहिए, संस्मृतियां। और साम्राज्यवाद उस टाइम पर अगर शासन में था, गुलाम बनाए हुए था हमें, तो अभी भी साम्राज्यवाद की ताकत को, साम्राज्यवाद की नेचर तो एक ही रहता है। हाँ, कम करके नहीं देखना चाहिए। जिस तरह का दबाव टैरिफ को लेके अब कृषि उत्पादन के लिए वो हमारी मार्केट को खुलवाना चाहते हैं अमेरिका वाले या दूसरे देश, वो साम्राज्यवाद का ही तो हमला है। तब सीधे शासन करते थे, अब वो व्यापार के माध्यम से करते हैं। तो शायद ये भी एक कारण है कि इनको आगे किया जाना चाहिए। जो किताबें कई जो अपना दिखाई ना, अगला वीडियो इन पे बनाएंगे, मांगेराम जी पे। मांगेराम वत्स ना, मांगेराम वत्स जी भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत उनका योगदान है। और अच्छी बात यह कि ये अपना लिपिबद्ध करके गए हैं। और ये किताब भी चौधरी लाजपत राय अलगपुरा वालों की, ये इसमें तो कर लिया हमने, नहीं कर चुके। मैं कह रहा हूँ ये वाली पुस्तक मैंने आज ही देखी है। इनके पास इनकी जो पहले वाली पुस्तक है ना, ये वो हरियाणा लिटरेरी फेस्टिवल करवाते हैं कर्नल योगेंद्र सिंह जी झज्जर। हाँ, तो वहाँ पे हरियाणा साहित्य अकादमी की स्टॉल लगी हुई थी, वहाँ मुझे ये किताबें मिल गई, तो मुझे आपका ही ध्यान आया। मैं ले आया, तो वो पुरानी किताब शिषपाल एडवोकेट होते थे हांसी के, उन्होंने प्रकाशित करवाई। वो मैं उसको पढ़ने लगा तो मैं बोला ये किताब तो पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन ये बातें जान पहचान की क्यों लग रही है। तब मुझे याद आया वो बाबूजी थे लाजपत राय, उनके घर में हम रहते थे इशार, तो वो ये कहते थे कामरेड एक बार आना। मैंने कहा लिखवाते थे बोल बोल के, बोला मैं बोल रहा हूँ तुम लिखते रहो। तो मुझे ध्यान आया ये इसलिए जानी पहचानी लग रही है कि लिखवाई थी उन्होंने, वो स्किनर का स्ट्रगल और वो सारे ना।
तो चलो इस रूप में इसको प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहिए जरूर। दोस्तों, ये थे चौधरी हरिराम जी, जो बालोट के थे। उनकी छोटे से बात की है हमने, और बहुत ही विराट शख्सियत थे। उस दौर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान उन्होंने दिया था, और हरियाणा के या देश के उन लोगों, उन परिवारों में जिनकी 3 पीढ़ियां एक साथ जेल चली गई थी। तो भूले बिसरे लोगों की सीरीज में आज इतना ही। आपको कैसा लगा उनके बारे में जानकर कमेंट करके बताना, और अगला जो वीडियो होगा वो कामरेड मांगेराम बख्शी पे बनाएंगे, जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान। उनकी याद में उनको नमन करते हैं। हम उनके जो भी आज आप जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगती है, और आप अपने विचार जरूर रखना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।